नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ और मेरे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर राकेश प्रकाश। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं सर, बहुत-बहुत नमस्कार। स्वागत है आप। राकेश जी, आप तो खुद बिहार से आते हैं इसीलिए ये खबर आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले मैं थोड़ी-सी खबर बता देता हूँ आखिर हुआ क्या? एक्चुअली लोकसभा चुनाव के बाद से ना ये उत्तर भारत, दक्षिण भारत इसको लेके मुद्दा काफ़ी गरमा गया था और तमिलनाडु के जो डीएमके के नेता हैं, अब डीएमके सुनते ही ये लगता है कि कुछ बोला होगा तो कचरा ही बोला होगा। दयानिधि मारन ने एक बयान वायरल हुआ है उनका और उनको कहते सुना जा सकता है कि यूपी, बिहार के हिंदी भाषी तमिलनाडु में शौचालय साफ करने आते हैं। इंडिया गठबंधन के घटक दल जीएम के नेता के बयान के बाद अब जो है वो काफ़ी कोलाहल मच गया है। तो कुल मिला के राकेश जी मुझे लगता है कि कोई भी जो पढ़ा-लिखा इंसान है, जो मैच्योर पर्सन है, इस भारत में रहने वाला है, वो शायद ऐसी बात नहीं कर सकता, खासकर जब आप एक लॉ मेकर हैं, आप एक सांसद हैं, आपको ये बातें शोभा देती हैं। अब ये भारत है, स्टेट्स में बँटा हुआ है, पर ये एक भारत है, हम सब कहते हैं। लेकिन हिंदी भाषी यहाँ पर शौचालय साफ करने आते हैं यूपी बिहार के लोग। तेलंगाना के सीएम जो नए बने उन्होंने कह दिया था कि तेलंगाना का डीएनए बिहार से बेहतर है। इससे पहले ये स्टालिन साहब के जो बेटे हैं सीएम साहब के वो कह चुके हैं कि ये तो डेंगू मलेरिया है सनातन। इससे पहले इनके एक और सेंथिल कुमार है कोई या कौन है, उन्होंने कहा था कि ये तो उत्तर भारत तो गोबर और गौमूत्र वाला मतलब ये कोई मौका चूकना नहीं चाहते। अब इससे राजनीतिक मजबूरी कहा जाए इनकी या पढ़े-लिखे अनपढ़ कहा जाए इनको, क्या कहा जाए? और मुझे लगता है एक छोटी-छोटी चीज़ों पर कानून तुरंत एक्शन लेता है। इन चीज़ों पर क्यों नहीं होता है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के नज़रिए से हमें अपने देश को देखना चाहिए, अपने लोगों को देखना चाहिए और हमारे देश में हमारे लोगों के सामने जो मुद्दे हैं, जो समस्याएँ हैं, उनके समाधान और निराकरण के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। चाहे वो कन्याकुमारी हो या कश्मीर हो। चाहे हमारा राजस्थान और गुजरात हो और अरुणाचल और नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, कोई भी राज्य हो, हर राज्य का निवासी इस भाव से काम करे कि हम एक हैं। लेकिन ये बात हमारे राजनेताओं को नहीं पचती। खास तौर से जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु का अपना इतिहास रहा है कि वहाँ के राजनेता कितना काम करते हैं, क्या काम करते हैं, इसके बारे में ना तो उनको पता होता है, ना जनता को पता होता है, ना पूरी दुनिया को पता होता है। हाँ, लोगों को ये बात ज़रूर पता होती है कि वहाँ पे उत्तर भारत का विरोध होता है। लोगों को ये पता ज़रूर होता है कि वहाँ पे हिंदी का विरोध होता है। लोगों को ये पता ज़रूर होता है कि उत्तर भारतीयों के बारे में वहाँ पे उल्टी-सीधी बयानबाज़ी होती है। ये क्यों होती है? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने के लिए होती है कि उत्तर भारत के खिलाफ दक्षिण भारत के लोगों को भड़काओ, उनको आपस में लड़ाओ और राजनीति की रोटियाँ सेको, उनका दक्षिण भारतीयों का वोट लो, अपनी कुर्सी सलामत रखो और अपनी राजनीति चलाओ। तो राजनीति और कुर्सी की खातिर आपस में लोगों को लड़ाना, आपस में लोगों को भड़काना, एक-दूसरे के खिलाफ अनर्गल बयानबाज़ी करना, ये जनता के हित में नहीं है। ना तो दक्षिण भारत की जनता, ना तो उत्तर भारत की जनता, ना हम पूरे भारत की जनता, किसी के हित में ये नहीं है। और इस बात को समझने की ज़रूरत है, ये हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है, हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि आम लोगों को बताएँ कि किस तरीके से ये चंद राजनेता हमें लड़ा के अपनी कुर्सी बचाते हैं, अपना सत्ता बचाते हैं और अपनी तिजोरी भरते हैं और हमें हर बार चूना लगाते हैं। तो इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इन्होंने कुछ काम नहीं किया, अब चुनाव में जनता इनको मुँहतोड़ जवाब देगी, तो उससे बचने के लिए और जनता को बरगलाने के लिए ये अनर्गल बातें करते हैं, बेतुकी बातें करते हैं और जनता को आपस में भड़काने और लड़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। रही जी, बात शौचालय साफ करने की, तो मैं आपको बताऊँ कि महात्मा गांधी शौचालय खुद साफ किया करते थे, अगर आपको याद हो तो। उन्होंने जो समाज के निचले वर्ग हैं उनको हरिजन का नाम दिया था। हरिजन हम किसको कहते हैं? जो भगवान के लोग होते हैं। तो हमारे देश में ऐसे महापुरुष हुए हैं, हमारे देश में साफ-सफाई का अभियान हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी खुद जो है सो जगह-जगह पे जाके झाड़ू लगाते हैं। आपने देखा होगा सफाई के अभियान में खुद जाकर के कई जगह पे वो गंदगी उठाते हैं, कूड़े उठाते हैं और लोगों को ये संदेश देते हैं कि हमें साफ-सफाई का हमारी ज़िंदगी में
कितना महत्व है, और इसके बिना अगर हम नहीं करेंगे तो किस तरीके से हम बीमारी की चपेट में आ जाएंगे। तो ये सारी बातें वो कहते हैं, करते हैं। महात्मा गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक सब लोगों ने इस बात को समझा है, और सफाई करना तो अच्छी बात है। तो इसमें ये जो छोटी मानसिकता है, ये जो गलत मानसिकता है, गलत दया। सोच है, उन्होंने उसका परिचय दिया है। और इस तरीके से किसी राज्य विशेष के लोगों को जोड़ करके उन्होंने जो संबोधित किया है, ये देश की जनता, यहां तक कि तमिलनाडु की जनता इस बात को सही रूप में समझते हुए और उनको वोट की शक्ल में सही जवाब देगी, मैं तो ये समझता हूँ। जी, दया निधि पे दया आ रही है, पहली बात तो। दूसरी बात, राकेश जी देखिए, मैं खुद साउथ इंडिया में। दयानिधि पे दयानिधि पे आपको दया आ रही है, लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी उन्होंने की है, वो दया के पात्र ही नहीं है। उनकी वो समझ पे दया दया आ उनपे, रही है। मेरे जैसे को तो उनपे दया नहीं आएगी। उन्होंने नहीं उनकी देश की जनता, राज्य की जनता और लोगों को बांटने का काम किया है, तो उनपे दया, नाम में दया रख लेने से वो दया के पात्र नहीं नहीं होते। उनकी उनके जो समझ। कर्म है, उनके जो बयान है, उन बयानों को देखते हुए वो कतई किसी भी कीमत पे किसी भी तरीके के दया के पात्र हो नहीं सकते। नहीं उनकी समझ पे दया आ रही है कि इतने पढ़े लिखे इंसान, लॉ मेकर, दुनिया ने आपको सांसद बनाया, इसलिए दया आ रही है कि ये कैसे लोग हैं। और मैं खुद साउथ इंडिया में घूमा हूँ राकेश जी। मैं रामेश्वरम, मैं ये अपना कन्याकुमारी और बहुत सारी जगह, चेन्नई में गया हूँ। और आप यकीन मानिए, वहां पे लोग इतना प्यार देते हैं, इतने अच्छे तरीके से मिलते हैं कि आपको यकीन नहीं होगा कि वो किस तरह से आपको ट्रीट करते हैं। वो आपको मेहमान नहीं, वो आपको भगवान बना के ट्रीट करते हैं। ये नहीं पूछते कि आप उत्तर भारत से आए हैं तो हमें ऐसा नहीं है। और आपने सही कहा, ये चंद राजनेता जिनको लगता है कि हम ऐसे गाली देंगे लोग, अरे लोग खुश नहीं होंगे, लोग आपको उल्टा गाली देंगे। आप ही के स्टेट के लोग आपको गाली देंगे। कभी आप सनातन को बुरा बोलने लगते हो, कभी आप उत्तर भारत को गोमूत्र और गोबर वाला ऐसे बयान देते हो, अब आपने ये बयान दे दिया। तो मुझे लगता है, बेशक 2024 के चुनाव हैं और मैं तो इसे सबसे पहली जिम्मेदारी मानता हूं बिहार की, वो दल जो इंडी गठबंधन में शामिल है, उत्तर प्रदेश के वो दल जो इंडी गठबंधन में शामिल है, देश की सबसे बड़ी पार्टी रही जो पहले थी कांग्रेस पार्टी, जो अब मुख्य विपक्षी दल है, उनकी जिम्मेदारी कि अगर आपके गठबंधन का कोई शख्स ऐसे शब्द बोलकर एक पूरे उत्तर भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, उनको आहत करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको सबसे पहले इस दल को बाहर कर देना चाहिए। अदरवाइज जनता आपका क्या हाल करेगी आप नहीं सोच सकते हैं। क्योंकि आप जिस तरह की राजनीति आप करना चाहते हो, कभी तुष्टीकरण कर लो, कभी आप उत्तर भारत को गाली दे दो, कभी आप किसी एक कास्ट को गाली दे दो, कभी आप किसी को, ये आपकी सोच है। इसलिए आपको लॉ मेकर्स बनाया था कि आपको जब वोट दी गई थी तो आपको इसलिए लॉ मेकर बनाया था कि आप संसद में जाके ऐसी बातें करो जी। ये मुझे लगता है कोई बहुत जो कभी बेचारा स्कूल भी नहीं गया होगा, जिसने स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी होगी, वो भी ऐसी बातें नहीं कर सकता। और आपने सही एग्जाम्पल दिया, महात्मा गांधी से लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक आपको साफ सफाई पे ना सिर्फ काम करते हुए दिख जाएंगे, खुद अपने हाथों से चीजें करते हुए हमने देखा है। और उस ऊपर ये ऐसे बयान देना, मुझे लगता है, इसलिए मैंने कहा कि इनकी सोच और इनकी समझ पर तरस आता है, दया आती है कि ये इस तरह की से भी कर सकते हैं। और अब क्योंकि बीजेपी हमलावर हो गई है और गिरिराज सिंह ने कहा है कि जवाब देना चाहिए खास तौर पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को। देखिए, ये जो लोग हैं, आपने जिन दो व्यक्तियों का नाम लिया, नीतीश कुमार और लालू यादव, ये एक तरफ तो ऐसे दलों के साथ गठबंधन करते हैं, उनके साथ बैठते हैं। दूसरी तरफ जब ऐसे लोगों की बयानबाजी होती है, आपने देखा नहीं कि सनातन को लेकर के इन लोगों ने जहर उगला था, और वो जहर उल्टे इनके ऊपर पड़ गया जब 3 विधानसभा चुनाव के परिणाम आए। कितना बड़ा नुकसान और कितना साफ। कड़ा संदेश उन राज्यों की जनता ने दिया कि अगर आप गलत करोगे, गलत के साथ गठबंधन करोगे, तो उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा, और सारे विपक्षी दलों को भुगतना पड़ा। अब फिर से 24 का चुनाव आ रहा है, और फिर से इन्होंने दोबारा से वही राग अलापना शुरू कर दिया है। तो आप ये मान के चलिए कि देश की जनता, तमिलनाडु की जनता, बिहार की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, सब इस बात को देख रही है, समझ रही है। मौके और समय का इंतजार है, फिर से वही करारा जवाब मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, आपने देखा एक और फैसले इन लोगों ने लिए थे आपाधापी में, तुष्टीकरण के तहत।
इन्होंने कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने जो हिजाब पे बैन लगाया था, उसको अचानक से वापस लेने की घोषणा कर दी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया नहीं, ने। फिर पलट गए, फिर उसके बाद पलट गए वो। लेकिन लेकिन जैसे ही उनको इस बात की भनक लगी कि हमने सनातन का विरोध किया, तो 3 राज्यों में मुंह की खानी पड़ी। अगर फिर से यह फैसला वापस लिया तो कर्नाटक ही नहीं, अन्य राज्यों में भी इसके दूरगामी परिणाम होंगे, मुंह की खानी पड़ेगी, हार का मुंह देखना पड़ेगा। इसलिए एक झटके में उस फैसले को वापस लिया, अपने ही बयान से पलट गए। तो ये ऐसे नेता हैं कि इनको इनके कब क्या कहे कब क्या करे, इनको खुद उसका भरोसा नहीं होता। और ये वाकई में कहे तो ये खुद किसी के भरोसे के लायक नहीं है। तो इसलिए ऐसे नेताओं को, ऐसे दलों को, ऐसे राजनीतिक पार्टियों को जनता बखूबी समझती है, और समय समय पे इनको उसकी कहते हैं ना कि ऐसे कर्मों के बदले इनको उचित सजा भी देती है वोट की शक्ल में। तो ये जनता है, सब जानती है, पहचानती है ऐसे चेहरों को, और आने वाले समय में ऐसे चेहरों की शिनाख्त करके उनको अपने जनमत के जरिए उचित स्थान देगी, उचित तरीके से उनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। ये आप देख के रखिएगा, बस चंद महीनों की बात है, नतीजे आपके सामने होंगे रोहित जी। बिल्कुल। मैं सोचता हूँ कि इस देश में होता क्या है, पहले अपने सालों तक हिंदू मुसलमान उठा रखा, फिर आप लोगों ने देखा कि 9 साल तक प्रधानमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं की। उन्होंने हमेशा कहा 142 करोड़ देशवासी मेरे परिवार वाले, ये भ्रम हट गया। अब उन्होंने सोचा ये तो डर खत्म हो गया सबके मन से, अब कौन सी राजनीति करें। फिर आया वो जातिगत वाला मुद्दा, वो भी इनका औंधे मुंह गिर गया 3 स्टेट्स में। वो भी लोगों ने कहा कि हम सब एक हैं, आप हमें जातियों में मत बांटिए, हम सब एक हैं, जब काम होगा तो सबके लिए होगा, सड़क बनेगी सबके लिए बनेगी, बिजली आएगी सबके लिए आएगी, और पानी आएगा सबके लिए आएगा, आप हमें मत बांटिए। और आपने बांटना था तो तब बांटते जिस दिन आपने सीएम पद की शपथ ली थी। तब आप कहते मैं आज से शुरू कर रहा हूं, और ये देखिए आज 2023 के एंड में ये मेरा रिजल्ट है, मैंने सब जातियों के लिए उस आधार पे काम कर दिया है। रोहित अब जी, जब चुनाव आ गया तो अब कह रहे हैं कि हम ये काम करेंगे। रोहित जी, आपको मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं। हम सब देश के संविधान की दुहाई देते हैं, हम सब देश के संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन क्या आपने देखा है कि संविधान में जो प्राकथन है उसमें क्या लिखा है? हम भारत के लोग। हम भारत के उसमें लोग। कहीं उसमें कहीं किसी जाति विशेष का जिक्र नहीं है। होना भी सबको नहीं समान चाहिए। दर्जा देते हुए हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो फिर जाति आ कहां से गई? और आप जाति जाति कर क्यों रहे हो? जब संविधान में जाति नहीं, संविधान सबको एक बराबर देखता है, तो फिर आप जाति जाति करके संविधान के मूल भावना की अवहेलना नहीं कर रहे। ये जब अपनी बारी आती है उस समय तो इनको संविधान याद आता है, लेकिन जब अपनी कुर्सी बचाने की बारी आती है तो ये संविधान को भी किनारे कर देते हैं, संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाके काम करते हैं। उस समय इनको समझ में नहीं आता। तो ये दल और इनका उद्देश्य, आप देखिए कि ये दल एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जब इनको लगता है कि लोकसभा चुनाव में ये टिक नहीं पाएंगे तो ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। आपने देखा होगा इससे पहले भी ये इकट्ठे हुए थे उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जब उत्तर प्रदेश में मायावती अखिलेश सब एक साथ हो गए थे, सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ हो गई थी। लेकिन इनको ये नहीं समझ में आया कि जनता सब जानती है, और जनता ने इनके इकट्ठा होने की वजह, जनता को अच्छी तरीके से मालूम था कि ये सब आज अगर एक साथ खड़े हैं तो उसमें जनता की भलाई नहीं है। ये सारे ऐसे दल जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, अगर ये सारे आरोपी एक साथ एक जगह आ गए और अगर ये सत्ता में आ गए तो जनता का तो जीना मुहाल हो जाएगा। तो इसलिए जनता ने जनादेश के जरिए ये जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे सबको किनारे कर दिया, चुना सिर्फ एक दल को, चुना सिर्फ एक पार्टी को। और वो पार्टी पिछले 2 बार से उत्तर प्रदेश में सरकार चला रही है, आगे भी चलाएगी, ऐसे संकेत हैं। तो ये चीज इन राजनीतिक दल के नेताओं को क्यों नहीं समझ में आती? आपको क्या लगता है कि अगर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की, या उत्तर भारत के अन्य जो नेता हैं, या चाहे अखिलेश यादव हैं, अगर इनकी चुप्पी रही, और खासकर कांग्रेस की भी, क्योंकि कांग्रेस तो दक्षिण में भी है, उत्तर में भी आप कहीं ना कहीं हैं थोड़े बहुत, तो क्या ये दयानिधि मारन का जो बयान है, ये राजनीतिक तौर पर घातक साबित होगा बाकी सबके लिए, क्योंकि उन्होंने तो सबके लिए कुआं खोद दिया।
देखिए, ये हम लोग एक टर्म यूज करते हैं कि सुसाइड बॉम्बर, ठीक है, आत्मघाती हमलावर। हम लोग एक कहते हैं कि मीडिया में हम लोग एक टर्म यूज करते हैं आतंकवादियों के लिए। तो ये जो बयानबाजी है, ये कुछ कुछ जो है ना, कुछ कुछ उसी तरीके से है आत्मघाती, जैसे आत्मघाती, खुद का नुकसान करने वाला, सेल्फ सेल्फ गोल, गोल, खुद ही सेल्फ खुद गोल। ही अपने खिलाफ गोल कर दिया। ठीक है, तो ये ऐसे ही बयानबाजी है, और ये पहली बार नहीं है। ये सिलसिला सनातन से शुरू हुआ है, और अब उत्तर भारतीयों पे आके सिमट गया है। आप समझ रहे हो? पहली घटना जो है वो सनातन से शुरू हुई थी, और गौमूत्र पे जाते हुए, और अब ये उत्तर भारतीयों के खिलाफ, खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के खिलाफ ये बयानबाजी हो रही है। क्यों? क्योंकि इनको ना तो तमिलनाडु की जनता से मतलब है, ना उत्तर प्रदेश की, ना बिहार की। इनको सिर्फ और सिर्फ आपस में लड़ाना, आप एक दूसरे को भड़काना, और उनका वोट पाना। यानी कि ये अपने वोट के लिए ये तमिलनाडु की जनता की भावनाओं से खेल रहे हैं, ताकि अब ये इनके तो पास कुछ नहीं तमिलनाडु की बचा है। जनता के लिए इन्होंने क्या किया सर? कितने लोगों को ऊपर उठाया? आप देखिए, या कुछ तो स्टालिन फैमिली, अमारन फैमिली, ये 3-4 फैमिलीज वहां पे है। हम ही रहेंगे यहाँ पर, हम ही राज करेंगे। आप करिए मैं राज, कह अच्छी रहा हूं बात है, लेकिन मैं कह रहा हूं पनीर सेल्वम से लेकर के और स्टालिन तक, एआईएडीएमके हो या डीएमके हो या पीएमके हो, पट्टाली मक्कल काची, कोई भी राजनीतिक दल हो, तमिलनाडु में जनता के लिए जो सुविधाएं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो विकास के काम, सारे मोर्चे पे अगर आप आकलन करें, तो आपको समझ में आएगा कि इतने सालों से या तो डीएमके होती है या एआईएडीएमके होती है, ये दोनों के बीच सत्ता की अदला बदली, 5 साल ये, 5 साल वो, 5 साल ये, 5 साल वो, इस तरीके से चलता रहता है। तो ऐसे में इतना सब कुछ, अभी एआईएडीएमके की सरकार थी, अब जब वो गए तो डीएमके की सरकार आ गई। इससे पहले तो ये सिलसिला तमिलनाडु में चलता रहता है। लेकिन सिवाय मुफ्त में रेवड़िया बांटने के और उनके जरिए जनता को बेवकूफ बनाने के, इन लोगों ने आज तक किया क्या है? जो विकास की गति, जो विकास की बयार राज्य में बहनी चाहिए थी, और जो तरक्की होनी चाहिए थी, वो तो हो नहीं पाई। अब इनके पास कोई नया मुद्दा नहीं बचा है, तो वापिस से ये कहते हैं ना कि 70 के दशक में जा रहे हैं, जहां पे कि उत्तर भारत के विरोध के नाम पे तमिलनाडु और दक्षिण भारत में लोग सत्ता हथियाते थे, कि लोगों को भड़का करके, उनकी भावनाओं से खेल करके, और फिर सत्ता में बने रहना। तो ये उस दौर की राजनीति थी। अब इनके पास जब कुछ नहीं बचा है, तो वापिस से वही पुराना फॉर्मूला आजमाने के दौर में है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि इस दरमियान नदी में काफी पानी बह चुका है, तकनीक से लेकर के और लोगों की समझ तक में काफी सुधार हुआ है। अब जनता एक दूसरे के साथ ज्यादा करीबी से जुड़ी हुई है, और जनता को यह पता है कि जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, वो पूरे देश में सर्वांगीण विकास कर रही है, और उसके विकास की बयार जो है, वो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक के हालात को बदल के रख दिया, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो अब इनके पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि लोगों को भड़काने, आपस में लड़ाने और अपनी कुर्सी बचाने के। सही बात। ऐसी बातें करते हैं और फिर कहते हैं कि ये इंटॉलरेंट है। ये भी इन्होंने एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की थी, पर इनको पता होना चाहिए कि इंटॉलरेंट जहाँ पे लोग होते हैं, वहां पे तो आप जैसे लोग बोल ही नहीं सकते कुछ भी किसी के खिलाफ, जो आप अंट-शंट बोलते हैं। टॉलरेंट है तभी आप लोग यहाँ पे इतना गंद बोल के भी यहाँ पे रह रहे हैं। सब टॉलरेंट है इंडिया में, इसलिए आप कभी धर्म को गाली देते हैं, कभी जाति को गाली देते हैं, कभी किसी स्टेट के लोगों को गाली देते हैं। ये टॉलरेंट ही है, और यही है सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमें यही सिखाया गया है। लेकिन सर्वे तरस भवन्तु आता है आप निरामया। लोगों पे, तरस आता है इन लोगों पे, इसीलिए तरस आता है कि ये क्या सोच के ये चीजें बोलते हैं। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, कोई लॉ मेकर ऐसी बात करे तो बहुत दुख होता है। सर, हमारे तो सभ्यता, संस्कृति और परंपरा में भी है, जैसा कि आपने बताया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो ये तो हमारी संस्कृति में है, हमारी, हम सबके मंगल की कामना करते हैं, हम सबको साथ लेके चलते हैं। यही तो भारत माता है, यही तो भारत की परंपरा है, यही तो भारत की संस्कृति है। और इसी संस्कृति ने भारत के सब लोगों को आपस में जोड़ रखा है। हम इतने सारे अ, विविध भाषा और बोली और रहन-सहन वाले लोग हैं, फिर भी हम सब एक हैं। और यही एकता हमारा बल है, यही हमारी ताकत है, यही बिल्कुल। हमारी पहचान है, और इसीलिए हम पूरी दुनिया में जाने जाते हैं।
यूनिटी डाइवर्सिटी। इसलिए हम सहन भी हाँ। करते हैं कि चलिए इन पे दया ही कर लीजिए, कोई बात नहीं। अब ये इनका धर्म इनके साथ, इनका विवेक इनके साथ, इनकी समझ, इनकी पढ़ाई इनके साथ, हमारी हमारे साथ। आप हमारे विषय में ऐसा कह रहे हैं, जो आपको सिखाया, जो आपको सीख मिली, संस्कार मिले, वो आप कह रहे हैं। जो हमारे संस्कार हैं वो अब भी यही कहते हैं कि हम सब एक हैं और एक एक ही रहना है। अब कहानी ये है कि ये वो सांसद जिनको भी बाहर भी किया लोकसभा राज्यसभा से, जो बहुत गुस्से में तमतमाते हैं कई मुद्दों पर जब वाइस प्रेसिडेंट की बेइज्जती करें तब इनके मुंह में दही जम जाएगा। जब सनातन की बेइज्जती हो तब भी ये दही जमा लेते हैं। जब किसी स्टेट की बेइज्जती हो तब भी ये दही जमा लेते हैं। मतलब ऐसे मुद्दे देश के जिन पे इनको बोलना चाहिए, सब सब सो जाते हैं जाके। अब देखिए, अब किसी का बयान नहीं आएगा, अब सब एकदम शांत, चुप, सन्नाटा। ऐसे क्यों? ये पिक एंड चूज वाली थ्योरी क्यों है इनकी? देखिए, ये अतीत है इनका, ये इतिहास है इनका, और ये इनकी नियति है कि जनहित के मुद्दों पे इन्हें कुछ बोलना नहीं आता या कुछ बोलना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि जनहित के मुद्दे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता की राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, जाति के नाम पे राजनीति करते हैं, क्षेत्रवाद करते हैं, भाषावाद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इनको शॉर्टकट दिखता है। वो रास्ता इनको सीधे सीधे सत्ता और कुर्सी की तरफ ले जाता हुआ दिखता है। इसीलिए ये ऐसे मुद्दों पे खुल के बोलते हैं जहां जनहित की बात आती है, जहां सबके विकास और सबको साथ लेके चलने की बात आती है, वहां पे ये चुप्पी साध जाते हैं। क्योंकि इनको लगता है कि सबको साथ लेके चलेंगे, सबका विकास हो जाएगा, सबका भला हो जाएगा, देश आगे बढ़ जाएगा, तो फिर इनकी अपनी खुद की भलाई पीछे छूट जाएगी, इनके परिवार की भलाई पीछे छूट जाएगी, इनके खजानों में सिक्कों की खनक कम पड़ जाएगी। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के ये परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इनको तो सिर्फ परिवारवाद दिखता है। इनको ये दिखता है कि पहले लालू यादव थे, अब तेजस्वी हैं, अब तेजस्वी के बाद तेजस्वी का बेटा आएगा। इनको ये दिखता है कि पहले मुलायम सिंह थे, अब ये अखिलेश हैं, अखिलेश के बाद अखिलेश का बेटा आ जाएगा। इनको ये दिखता है कि पहले नेहरू जी थे, फिर इंदिरा जी थी, फिर राजीव जी हैं, राजीव जी थे, फिर सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, और अब उसके बाद फिर उनका कोई एक नया वंशज आ जाएगा। तो ये तो इसके आदी हैं, इनकी आदत जो है इस तरीके की राजनीति की है। तो इसलिए ये जो है परेशान हो जाते हैं। इनको चाह के भी आप इनसे बोलो कि आप जनहित के मुद्दे पर बोलो, खामोश हो जाएंगे। ये जब भी बोलेंगे तो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे जनता को लड़ा दो, और इनको जनता के समझ नहीं विकास आ की रहा है बात नहीं। देश की जनता का मूड, कि देश ने इनको समेटते समेटते कहाँ तक पहुंचा दिया। इनको ये नहीं पता लग रहा है ये कहाँ गलत हो रहे हैं। इनको लगता है कि आप जाके, हम ये फ्री दे देंगे, हम वो फ्री दे देंगे, हम उस जाति को उठाएंगे। ये क्यों नहीं कहते कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी गहरी बात कही है कि मेरे लिए चार ही जातियां हैं: गरीब, किसान, महिला और युवा। यही है मेरे ख्याल चार उन्होंने बोले। कितनी बड़ी बात बोली है। और ये चार कहीं से भी हो सकते हैं। एक गरीब, एक ब्राह्मण भी हो सकता है, एक किसी और कास्ट से भी हो सकता है, महिला किसी भी कास्ट से हो सकती है, किसान किसी भी धर्म या कास्ट से हो सकता है, युवा कहीं से भी हो सकता है। ये ऐसी सोच क्यों नहीं रखते? इनको क्यों नहीं पता कि अब देश वो देश नहीं रहा? पढ़ चुके हैं, सब पढ़ लिखे हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, सबको सब दिखता है। अब आप किसी को ऐसे पागल नहीं बना सकते हैं कुछ भी बोल के। और उसका जवाब जनता दे भी रही है, सब जगह समेट भी रही है इनको। क्योंकि अब जो विकास की राजनीति करेगा वही आगे बढ़ेगा, और जो इस तरह की बातें करेगा उसे जनता फटाफट फुल एंड फाइनल करके पैक करा के फटाफट भेज देगी घर। चलिए। ये बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इनकी मजबूरी है, इनकी कमजोरी है, या फिर इनकी ये बुरी आदत है कि आज तक न तो ये जो वंशवाद की राजनीति में न तो किसी ने जनहित की बात की। ये जनहित की बात तब करते हैं जब जनहित में इनका खुद का हित छुपा होता है, तभी ये जनहित के नाम लेते हैं। नहीं तो जनहित से तो शुरुआत से इन्होंने किनारा कर रखा है। और यही वजह है कि लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही, जनता परेशान रही, जनता बेहाल रही, देश में गरीबी छाया रहा, भुखमरी छाया रहा, और ये जो है सो अपना सत्ता भोगते रहे। तो ये तो आप देखा नहीं, जब इनके रहते इनके राज में कितने घोटाले हुए, अनगिनत घोटाले, कहते थे घोटालों की सरकार, फिर भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। इनको इस बात से कोई मतलब नहीं कि इनके ऊपर क्या इल्जाम लगते हैं, क्या आरोप लगते हैं। इनको तो बस अपनी डफली, अपना राग। इन्होंने बस अपना काम करना है, अपनी तिजोरी भरनी है।
अपने मतलब से सत्ता में आना है, और जब सत्ता से बाहर चले गए तो फिर आरोप प्रत्यारोप और जनता को बरगला करके वापस कुर्सी पाने की कवायद करनी है बस। जनहित के मुद्दे आप अगर इनसे पूछ लेंगे तो ये आपको किनारे देखते हुए नजर आएंगे। यही वजह है कि अब ये इनकी छटपटाहट है, इनकी परेशानी है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनके सारे फॉर्मूले फेल क्यों हो रहे हैं। ये सारे तिकड़म जो पहले आजमा करके सत्ता में आते थे, आज काम क्यों नहीं कर रहे हैं। आज ये इकट्ठे हो रहे हैं, फिर भी ये पिछड़ रहे हैं। तो अब इनके सारे फॉर्मूले फ्लॉप हो चुके हैं। अब ये सब, इन सब के पास अब कोई ऐसा तरीका समझ में नहीं आ रहा है कि वापस से ये उस तरीके को आजमा करके सत्ता में आ जाए। इसलिए सब एक साथ एकजुट हो रहे हैं कि भाई, जो तुम्हारा दिक्कत है वो हमारा दिक्कत है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम सब मिलके कैसे पार पाए। इसलिए सब इकट्ठा हो रहे हैं कुनबा में, जो जुट करके एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं उसका, और उसके वहां भी हो पीछे नहीं के पा रहे हैं जो सर, वो एकजुट सर होने की कोशिश वहां भी हो नहीं पा रहे, वहां भी पर्सनल महत्वाकांक्षाएं हैं, मुझे ये वाली कुर्सी दो, मुझे ये वाला पद चाहिए, वहां भी बात नहीं बन रही है। सर इनकी तो पूरी राजनीति ही कुर्सी की है। वहां तो मैंने क्या बोला कि ये सिर्फ कुर्सी की लड़ाई है, और कुर्सी की लड़ाई सिर्फ वहां के लिए नहीं, जब आपस में भी जुटते हैं वहां भी खींचतान, वहां भी कुर्सी की लड़ाई, और वहां भी जो है ना जनता के मुद्दे नहीं होते। हमें हमें ये कुर्सी लेनी है, हमें वो पद लेना है, हमें ऐसे करना है, हमें वैसे करना है। ये एक जगह इकट्ठा होकर के भी, जब कभी भी इकट्ठा होते हैं तो कभी नीतीश और लालू नाराज होकर बैठक से उठ के चले जाते हैं, कभी कोई बैठक से उठ के चला जाता है, कोई बैठक के बाद कोई और उल्टी सीधी बयानबाजी हो जाती है। तो इनके अंदर तो वो भाव ही नहीं है। जनता तो इनके लिए सेकेंडरी है, प्राइमरी इनके लिए अपनी कुर्सी, अपनी गद्दी, अपनी सत्ता है। और इसीलिए ये सब एक साथ हुए हैं। लेकिन इनके एक साथ होने के मकसद पे भी जनता अभी हाल के विधानसभा चुनाव में पानी फेर चुकी है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में पानी फेर चुकी है। आने वाले समय में आप फिर देखेंगे कि एक बार फिर से जनता इनको भारी बहुमत से नकारेगी, ऐसा अनुमान है। सर्वेज ऐसा अनुमान लगा रहे हैं, और अभी देखना ये होगा कि इन नेताओं को, जो जिम्मेदार अपने आप को कहते हैं, जो अपने आप को देश की पार्टी कहते हैं, उन वो अब इस मुद्दे पे जो दयानिधि मारन ने कहा है, इस पे क्या रिएक्शंस देते हैं? क्या नो डीएमके से रिएक्शन, नाता नो तोड़ के? रिएक्शन। इस पे सब चुप्पी साध के बैठ जाएंगे, आप लिख के रख लीजिए। और अगर बयानबाजी आएगी भी तो खाना पूर्ति वाली बयानबाजी। नहीं, मुझे कोई लगता है एक बयान ठोस, है राकेश जी, आजकल एक बड़ा बयान पीछे ट्रेंड में आया है, एक सिंगल लाइन बोल दो आप, ये उनका निजी बयान है। बताइए। तो मुझे ये, मेरे को हो लगता है, हो सकता है ऐसा कहा जा सकता है, पर वो कौन सा बयान होता है जो वो किसी कागज पे दस्तखत करके आता है, जो पार्टी का या किसी नेता का, एमपी का, ये निजी बयान है? मतलब आप अपने आप को तो कैटेगराइज कर लो, ये निजी बयान है, वो ऑथराइज्ड बयान है। तो दयानिधि नहीं, मारन साहब से जहां कहते हैं कि आप। जहां पे सब कुछ सही निकल गया वो पार्टी का बयान है, और हाँ, जहां मामला फंस गया वो वहां निजी बयान वो है, उस व्यक्तिगत नेता का निजी बयान है। निजी बयान। ये तो बड़ा ही इन्होंने जो है सो एक शॉर्टकट निकाल रखा है कि मतलब कहानी कुछ भी हो, चित बाजी भी तो हम मेरी ही पट भी जीतेंगे। मेरी। हाँ, चित भी मेरी पट भी मेरी। तो ये इन लोगों ने जो है ना, वो कहते हैं कि पहले मामला फंसा दो और फिर गलियारे से निकल लो। इनके पास वो शोले पिक्चर वाला कॉइन है, दोनों तरफ एक ही हाँ चीज है। हाँ हाँ वो हाँ कहते हाँ। बस टॉस हमने ही जीतनी है, हर बार जो मर्जी हो जाए। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। टॉस कोई भी जीते, मैच वही जीतेगा जिसको जनता चाहेगी, और जनता अब देख रही है। बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत धन्यवाद। इस मुद्दे की हमने चर्चा की, और हम चाहेंगे आप लोग भी कमेंट में लिख के जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं, आपका क्या मानना है। और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे एक नए मुद्दे के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री।